आज का सवाल, नेम ऑफ द प्लेस फेमस फॉर नागोबा जात्रा फेस्टिवल। उस जगह का नाम, उस प्लेस का नाम आपको बताना है जो फेमस है इस नागोबा जात्रा फेस्टिवल के लिए। ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज आप में से कई सारे लोगों ने जात्रा, जो जात्रा है इसको लेकर के कुछ कोड बना रखे होंगे। तो अगर उनको एग्जैक्टली पता है लोकेशन का नाम, प्लेस का नाम, तो वो अभी तुरंत बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जिसको पता नहीं है वो सर्च करके बताएंगे। आज 29 अप्रैल है और आज का डिस्कशन बहुत शानदार होने वाला है। इसमें हम बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट को जानेंगे और उन कॉन्सेप्ट्स को भी जानेंगे जो हमें पता है लेकिन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कल के सवाल का जवाब आपको मिल जाना चाहिए। कल आपसे सवाल पूछा गया था इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 का रिपोर्ट, और उसमें आपसे पूछा गया था कि आपको बताना है हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल जोग्राफिकल एरिया। कुछ लोगों ने आंसर सही किया है, कुछ लोगों ने आंसर में जो अपना आंसर है वो मध्य प्रदेश बताया है। मध्य प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है कंट्री का इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया वाइज अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का नाम आएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया देखेंगे तो मिज़ोरम का नाम आएगा। ठीक है, मिज़ोरम जहाँ पे 85.41% कवर किया गया है फॉरेस्ट से। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नंबर है, जिन्होंने मेघालय लिखा है उसको बता दें कि मेघालय 76.33% पर है। ठीक है, तो इसको पूरा अच्छे से क्लियर कर लेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत रहता है। मिज़ोरम नॉर्थ ईस्ट में याद रखेंगे अगर हम परसेंटेज के टर्म में बात कर रहे हैं, और एरिया के टर्म में मध्य प्रदेश ही टॉप पर है। उसके बाद जो फॉलोड स्टेट हैं वो भी आपको याद रखना है। एक और सवाल पूछा गया था रामसार साइट पर, जिन्होंने इसका आंसर किया है उसको थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, और यकीन मानिए आपका फ़ायदा ज़रूर होगा अगर आपने याद कर लिया है इसको। तो जिन्होंने याद नहीं किया है वो उसको याद कर लें। अभी रामसार साइट में इस बार पहली बार महाराष्ट्र में किसी साइट को जोड़ा गया है और उसका नाम है नांदूर माधमेश्वर, और ये स्टेट का पहला रामसार साइट है। इसके अलावा पंजाब और यूपी में भी साइट्स को ऐड किया गया है। टोटल 10 वेटलैंड्स और हैं जो इसमें जुड़ गए हैं रामसार कन्वेंशन में। तो इसको आपको याद रखना है और इसका नाम एग्जैक्टली पता करना है, क्योंकि क्वेश्चंस में आपसे मैच करने के लिए भी पूछा जा सकता है। अगर आप अभी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ऐसे कई सारे सवाल मिले होंगे जो यहाँ से हैं, तो इसको फटाफट याद करेंगे आप। ठीक है, और ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। आपको बता दें पर्सनल गाइडेंस का प्रोग्राम अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन फीचर्स अवेलेबल हैं। जो लोग इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो वर्किंग हैं, वो कॉलेज गोइंग हैं, या फिर आप परेशान हैं, आपको लगता है कि प्रिपरेशन में कुछ कमी रह गई है, तो आप ज़रूर अप्रोच कीजिए एटलीस्ट ये जानने के लिए कि ये प्रोग्राम क्या है, कैसा है। इसके लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर यूज़ कर सकते हैं 8750069419 पर। आप टोटल जो भी डिस्कशन है वो कर सकते हैं रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूट एंड द प्रिपरेशन। आइए शुरू करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथनिंग द लोकल्स। इस आर्टिकल को जानने के पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पता करेंगे। और इसमें सबसे पहला है ग्लोबलाइजेशन। डू यू नो व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? क्या होता है ये ग्लोबलाइजेशन? जब आप बात करते हैं फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, फ्री फ्लो ऑफ सर्विसेज, जब आप ये सोचते हैं कि आपको अमेरिका में जाकर के काम करना है, आपको कनाडा में जाकर के काम करना है और आप शिफ्ट हो सकते हैं, तो आपको उस समय एहसास होता है कि आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। जब आपके यहाँ पर रूल नॉर्म्स स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, फ्री फ्लो ऑफ गुड सर्विसेज एंड पीपल होता है, टेक्नोलॉजीज़ का फ्री फ्लो होता है, तो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है। मतलब आपका पूरा ग्लोबल वर्ल्ड ही आपका विलेज की तरह काम कर रहा हो। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो अब किस तरफ जा रहा है, कोविड-19 के बाद इस पर क्या असर हो सकता है और ये किस तरीके से अब दिखाई दे रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है, कैपिटलिज्म। डू यू नो व्हाट इज़ कैपिटलिज्म? हाँ बिल्कुल, आपको पता होगा क्या होता है कैपिटलिज्म, पर इसको एक बार रिवाइज करते हैं। एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जो प्राइवेट ओनर्स के द्वारा मैनेज होता हो, कंट्रोल होता हो, या यूँ कहें जो मार्केट के द्वारा रेगुलेट होता हो। एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर स्टेट का इंटरवेंशन कम हो, वहीं मार्केट का ज़्यादा हो, उसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कह सकते हैं।
अगला कॉन्सेप्ट जाना ज़रूरी है, वाशिंगटन कंसेंसस। देखिए ये टर्म कब आया, ये टर्म आता है 1889 में, ठीक है। और इसमें इस टर्म में क्या बेसिकली बताया गया है, इसमें बताया गया है कि आपको अपने मार्केट को ओपन करना है, राइट। फ्री मार्केट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इसमें दी गई और इसमें बेसिकली ये कंसेंसस बनाया गया, इसको सपोर्ट किया कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है। और इसमें ये बताया गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं, उनको रिफॉर्म करना है, उनको हेल्प करना है, सो दैट वहाँ पर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन किया जा सके और उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पर इमर्ज किया जा सके। इसके लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की आवश्यकता है। यही सारे कॉन्सेप्ट इस कंसेंसस में बताए गए। उसके बाद एक टर्म आप जानिए, बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच। देखिए बॉटम अप नाम से क्लियर हो रहा है कि जब कोई भी डेवलपमेंट या कोई भी विकास आपका निचले स्तर से ऊपर की तरफ जा रहा हो, मतलब पहले जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं लोकल एरिया में या रूरल एरिया में, आप उसको स्ट्रेंथन करते हैं और फिर धीरे धीरे आप वहाँ के आसपास के पेरिफेरी के सारे एरिया को डेवलप करना शुरू करते हैं। ये होता है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम से आप अप डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन दूसरा अप्रोच है टॉप डाउन, और ये अप्रोच आज से नहीं, ये ब्रिटिशर्स के समय से ही है। आपको कॉन्सेप्ट याद होगा, इंग्लिश लैंग्वेज को जब बताने के लिए, पढ़ाने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया था मैकॉले मिनट में, तब ये कहा गया था कि ये जो टॉप डाउन अप्रोच है, उस समय इसको यूज़ किया गया था कि आप ऊपर के सेक्शन को पढ़ा दीजिए तो नीचे वाले जो लोग हैं वो अपने आप ही एजुकेटेड हो जाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड द टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। इसका कैसे यूज़ होगा इस आर्टिकल में आगे देखने वाले हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल, इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होता है। देखिए ऐसे टर्म्स आपसे प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं, आपको वहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ हो सकता है और आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मेंस में तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ है ऐसे टर्म्स का। तो जानते हैं क्या होता है इकोनॉमी ऑफ स्केल। आपको बेसिकली इसको ऐसे समझना है कि जब एक लिमिट से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग जाता है तो वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होने पर बेनिफिट ज़्यादा होने लग जाता है और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो घट जाता है, मतलब आपका फ़ायदा होने लग जाता है पूरी तरीके से। जब हम इकोनॉमी ऑफ स्केल की बात करते हैं कि वी आर फोकसिंग ऑन द प्रोडक्शन, वी आर फोकसिंग ऑन द बेनिफिट ओनली। अगला है वन एंड ओनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कितने लोगों को याद है आप में से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? अगर याद नहीं है तो आज के आज ही याद कीजिए। चलिए एक और आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा है आर्टिकल में, किस टॉपिक पर है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। यू नो द वर्ल्ड इज़ फ्लैट। वर्ल्ड इज़ फ्लैट ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये 2005 में एक किताब लिखी गई है थॉमस फ्रैडमैन के द्वारा। उन्होंने कहा द वर्ल्ड इज़ फ्लैट। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट इंडिया में ही गेन किया। इंडिया में वो एक बार एक गोल्फ गेम में थे और बेंगलुरु की ये बात है, जहाँ पर उन्होंने देखा कि कई सारे जगह के बिलबोर्ड्स लगे हुए थे, जैसे जापान का, यूरोपियंस के। तो उन्होंने वहाँ पर ये, उनको ऐसा लगा कि जो पूरा वर्ल्ड है वो फ्लैट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें आज हैं। आज एक प्लेटफॉर्म पर कई सारे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, कई सारी कंपनियां काम कर रही हैं, अलग अलग देशों के लोग एक ही जगह पर काम कर सकते हैं। और अब जो ये वर्ल्ड है वो बिल्कुल फ्लैट है, ये उन्होंने कॉन्सेप्ट वहाँ पर दिया। हालांकि इस कॉन्सेप्ट को इंडिया के उस समय में जो मिनिस्टर थे, पंचायती राज मिनिस्टर थे, मणिशंकर अय्यर साहब, उन्होंने डिसअग्री किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। और इस आर्टिकल में भी बेसिकली इस कॉन्सेप्ट से हम अग्री नहीं करने वाले हैं। जिन्होंने आर्टिकल लिखा है उन्होंने इसके अगेंस्ट में ही बातें कही हैं कि ये जो वर्ल्ड इज़ फ्लैट का कॉन्सेप्ट है या ये जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ये कैसे इस कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद झूठा नज़र आ रहा है, या यूं कहें कि एक किस तरीके से इसने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। तो हमें किस कॉन्सेप्ट की तरफ जाना चाहिए? अगर हमें ग्लोबलाइजेशन को नहीं अपनाना है तो फिर हमें किस चीज़ को अपनाना है, उसी की हम बात आगे करने वाले हैं। तो आपको पता है अभी की जो सिचुएशन है उसमें क्या सिचुएशन हो चुकी है। सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि काफ़ी सारे लोग, आज जो मिलियंस ऑफ लेबर्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो गई है इस कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस हर एंगल से है, लाइवलीहुड के एंगल से है, सिक्योरिटी के एंगल से है, और हर एंगल से है। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन में आप बात करते हैं जेट सेटर्स की। ये जेट सेटर्स क्या, कौन होते हैं?
ये वो लोग जो बहुत रिच होते हैं, जो बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, नॉर्मल सी शॉपिंग के लिए भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना पसंद करते हैं, दे कैन बी कॉल्ड एज अ जेट सेटर्स। नाउ द थिंग इज कि अब ये जो लोग हैं ये भी तो अभी लॉक्ड हैं पूरी तरीके से, राइट? ऐसा नहीं है कि ये अभी कहीं मूव कर पा रहे हैं, ये अपनी ही जगह पर बंद हैं। ग्लोबल जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरीके से रुक गया है। देखिए सप्लाई कंस्ट्रेंट कितना ज़्यादा आ गया है। इसके अलावा छोटी छोटी बेसिक चीज़ों के लिए लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, और एसेंशियल गुड्स लोगों को नहीं प्रोवाइड हो पा रहे हैं। और इसमें जो आइडियोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन है वो कैसे हिट हो रहा है, और अभी जो आपको रियलिटीज़ नज़र आ रही हैं वो कुछ और नज़र आ रही हैं। आखिर जब ग्लोबलाइजेशन को हमने एक्सेप्ट किया तो आज ये सारी चीज़ें हमें क्यों नहीं मिल पा रही हैं। अब इस पर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले हैं। बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। एंड सबसे पहले आता है इकोनॉमी ऑफ स्केल टू इकोनॉमी ऑफ स्कोप। स्केल की बात हमने की अभी, और हमें इकोनॉमी ऑफ स्केल से इकोनॉमी ऑफ स्कोप की तरफ जाना पड़ेगा। हमें अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के बारे में सोचना होगा। जो वल्नरेबल सेक्शन है, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पीपल है, या फिर जिस तरीके से हमने अपनी इकोनॉमी को पूरी तरीके से वल्नरेबल बनाया है, हमको उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और इसमें ये जो हम प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देते हैं, कॉस्टिंग पर ध्यान देते हैं, फ़ायदे पर ध्यान देते हैं, उससे ज़्यादा हमें अपॉर्चुनिटीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम यहाँ बात करेंगे प्रिंसिपल 2 की। प्रिंसिपल 2 पर जाने से पहले हमें एक बात जानना ज़रूरी है कि आज मेक इन इंडिया की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है भारत में। देखिए मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है बहुत ही सोच समझ करके लाया गया है, और आज आपको फील हो रहा है कि अगर इंडिया में अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और यहाँ पर लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, तो इतनी जो क्राइसिस आज है हमारे सामने वो शायद हम नहीं फेस कर रहे होते। तो राइट नाउ इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम कि वी हैव टू मेक अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस, जहाँ पर हम मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स को और आगे बढ़ाएं। तो प्रिंसिपल 2 क्या कहता है? प्रिंसिपल 2 कहता है लोकल सिस्टम सॉल्यूशन आर एसेंशियल फॉर ग्लोबल सिस्टमेटिक प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे हम फिर कुछ 3-4 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का कॉन्सेप्ट आया 1968 में, और इस थ्योरी ने किस तरीके से कैपिटलिस्ट को सहारा दिया। इस थ्योरी में क्या कहा गया? यहाँ पर कहा गया कि ऐसा रिसोर्स जो हर किसी के पास हो फिर उसकी कदर कोई नहीं करता। रिसोर्स दैट बिलोंग्स टू एवरीबडी विल नॉट बी केयर्ड फॉर बाय एनीबडी। जैसे अगर आपको पता है कि कहीं पर जस्ट सपोज कि पानी का कोई नल है, जैसे आपके यहाँ तो अभी घर पर सप्लाई पानी आता है, लेकिन मान लीजिए जिसको दूर से पानी लेकर के आना होता है वो पानी का सप्लाई गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा हो, ठीक है। अब आप कई बार देखते हैं छोटे छोटे शहरों में जहाँ पर पानी लेने के लिए लोग जाते हैं, तो वो अपना पानी भर करके ले आते हैं, और अगर नल खुला हुआ होता है तो वो नल खुला हुआ ही छोड़ देते हैं। बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है, इससे हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अब वहाँ पर किसी को इस बात से मतलब नहीं होता कि अगर वो नल टूट गया है तो उसको लगवा दिया जाए, क्योंकि ये पानी तो हम ही यूज़ कर रहे हैं, और अगर ये पानी नहीं रहेगा तो फिर हमें पीने को नहीं मिलेगा। इतना सोचता कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लाया गया कि अ रिसोर्स दैट बिलोंग्स टू एवरीबडी विल नॉट बी केयर्ड फॉर बाय एनीबडी। अब इससे एक बात और पता चलती है कि अब आप क्या करो, जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनको प्राइवेटाइज़ करो। जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप प्राइवेटाइज़ करो, ताकि उसका संरक्षण किया जा सके, ताकि उसका केयर अच्छे से हो सके। तो 1970s में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हुआ, और जो कैपिटलिस्ट थे वो, या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो बहुत राइज होती है इसी बात पर कि जब हम प्राइवेटाइज़ करेंगे चीज़ों को तो उससे ज़्यादा हम सिक्योर और केयर कर पाएंगे इकोनॉमी की, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू मैनेज द रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये कॉन्सेप्ट आता है हमारी फर्स्ट वुमेन नोबेल लॉरेट, जिनको कि 2008 में नोबेल प्राइज़ मिला इकोनॉमी पर। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो रिसोर्सेज को हम प्राइवेटाइज करने की बात करते हैं तो इससे क्या होता है। She argued that the common resources are well managed when those who benefit from those resources the most are in close proximity to them. For example, ट्राइबल पीपल की बात करते हैं। जो ट्राइबल पीपल हैं
अगर आप फॉरेस्ट में जाइए, वहाँ की जो चीज़ें हैं उसके सबसे क्लोज में कौन होते हैं? वहाँ के रहने वाले लोग, जो ट्राइबल पीपल हैं वो होते हैं। अब मान लीजिए किसी चीज़ से मेडिसिन बनाना है, तो वो जो लोग वहाँ पर आसपास में रहते हैं वो उसके और यूज़ को समझते हैं। एक तो मेडिसिन बनाने का यूज़ है, कोई भी मान लीजिए पौधा है या कोई भी चीज़ है, जड़ी बूटी है, अब उसके अदर यूज़ भी होते हैं, तो वो चाहेंगे कि उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, बल्कि जितना ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल हो, राइट। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी जाती है और कोई दवाई बनाने वाली कंपनी वो वहाँ पे पहुँच जाती है, तो वो क्या करेगी, उस चीज़ का एक्सप्लॉइट करेगी कि जितना हो सकता है इस रिसोर्सेज को यहाँ से ले चलो और इससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट से क्या होगा कि इससे जो रिसोर्सेज है उसका भी नुकसान होगा, जो वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनका भी नुकसान होगा, और सिर्फ उस व्यक्ति का फ़ायदा होगा जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया है। तो यहाँ पर वो सेम कॉन्सेप्ट को आर्ग्यू करती हैं कि आपको बॉटम अप अप्रोच को अपनाने की ज़रूरत है। शी वॉज ग्रेटली सपोर्टिव ऑफ द बॉटम अप अप्रोच। आप नीचे के तबके से जो डेवलपमेंट है वो शुरू करें और फिर आप ऊपर तक जाएं। तो ये कॉन्सेप्ट फिर यहाँ से इमर्ज होता है। अब बात करते हैं SDGs की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 क्या कहता है? ये उसी की बात करता है। किस चीज़ की? पार्टनरशिप की। आप एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी अचीव कर पाएंगे जब आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, राइट। तो उसके लिए जो आपका 17th गोल है उसको आपको आगे लाने की ज़रूरत है और इनइक्वलिटीज़ को कम करने की ज़रूरत है। नाउ अ सिस्टमेटिक विजन इज नीड ऑफ द आवर। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना है आपको, वो है सिस्टम थिंकिंग का। सिस्टम्स थिंकर होते हैं या सिस्टम्स थिंकिंग क्या होता है? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जब कोई व्यक्ति उसी सिस्टम में रह करके सोचे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि आपको जब, जैसे कोरोना वायरस का भी पेंडेमिक है और इसमें सारे लोग घरों में बंद हो गए हैं, राइट। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो माइग्रेंट वर्कर हैं और वो रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं, वो चल रहे हैं, अपने घर तक पहुंचना चाहते हैं। अब दो तरीके के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं जो उनसे एम्पैथेटिक हैं, जिनको लग रहा है, जो फील कर पा रहे हैं कि वो जो माइग्रेंट लेबरर्स जा रहे हैं उनको कैसा फील हो रहा है, वो क्यों जा रहे हैं, वो इतने जब उनको पता है कि बाहर निकलेंगे तो वायरस अटैक हो सकता है, उनका जान मतलब उनकी जान खतरे में जा सकती है, फिर भी वो क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बड़ी उनकी मजबूरी रही होगी। इस चीज़ को एक व्यक्ति समझ रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि उनको पता नहीं है या वो बेवकूफ़ हैं, कुछ भी लोग कह सकते हैं। तो अब देखिए, जो सिस्टम थिंकिंग वाले लोग होते हैं वो उस सिस्टम में रह करके सोचेंगे कि आखिर वो जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनके साथ ऐसी क्या मजबूरी है और ऐसा क्या सॉल्यूशन निकाला जाए कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम सिस्टम्स थिंकर या सिस्टम थिंकिंग बोलते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को अपनाने की ज़रूरत है अगर हमें इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना है। अपने यहाँ पर जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इस पर अभी हम अगला आर्टिकल एक और देखेंगे जो बहुत अच्छा है और उसमें काफ़ी सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल लिए गए हैं, जैसे कि कुदुम्बश्री इन केरला। कुदुम्बश्री एक जगह है केरला में। देखिए, प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। यहाँ पे ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए बिकॉज यहाँ पे जो वुमेन्स हैं उन्होंने मिल करके एक 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 ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप में वुमेन एम्पावरमेंट का काम होता है, ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड एक्शंस होते हैं और काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया है केरला में। तो अगर हम मिलकर के काम करते हैं, कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच अपनाते हैं, तो किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से अचीव किया जा सकता है। फिर SDG चौपाल्स, आपको बता दें नीति आयोग का ये प्रोग्राम है SDG चौपाल्स। इसको भी काफ़ी जगह पर प्रमोट किया जा रहा है। इसमें जो भी असेंशियल चीज़ें होती हैं, एजुकेशन, वाटर, इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करने की बात है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको डिटेल में एक बार आप ज़रूर पढ़ेंगे। और यही विजन जो है, सिस्टमेटिक विजन, इसको अभी अपनाने की बहुत ज़रूरत है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल 3 की, दैट इज़ द एम्पावर द पीपल। आपके जो लोग हैं आप उनको एम्पावर कीजिए। कैसे हो पाएगा? कैसे होगा ये? जब हम ग्लोबलाइजेशन से मूव करके विलेज की तरफ जाएंगे, जब हम सेल्फ गवर्नेंस पर फोकस करेंगे। महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट है विलेज ऑटोनॉमी का, आज उसी का समय है। हमें विलेज को ऑटोनॉमी देनी होगी, हमें वहाँ के लोगों के बारे में सोचना होगा, एक विजन अपनाना होगा जिससे कि जो जो विलेज वर्क है या फिर लोकल विलेज है हम उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर पाएंगे। एंड राइट नाउ इसी की ज़रूरत है।
वे फॉर्म में कहा जा रहा है कि जो वॉशिंगटन कंसेंसस है, आपको बताया मैंने शुरुआत में क्या होता है, इसमें हम मार्केट को ओपन करने की बात करते हैं। तो इस समय देखिए जब कोविड-19 की क्राइसिस है तो उसमें ये कॉन्सेप्ट फेल होता हुआ नज़र आ रहा है और ऐसे में एक नए मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स को लाने की ज़रूरत है, दैट इज़ द बॉटम अप अप्रोच। आप पहले विलेज को स्ट्रांग बनाइए, जो आपके लेबर वर्क है उनको स्ट्रांग बनाइए। अभी हम अगले आर्टिकल में देखेंगे कि हमें एग्जैक्टली जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको कैसे उनके साथ काम करना चाहिए, कैसे हमें उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मेंस के लिए क्वेश्चन है आपको, आप आज का आंसर राइटिंग करेंगे। जो लोग इस बार प्रीलिम्स में नहीं बैठ रहे हैं उनके लिए है, आप ज़रूर आंसर लिखिए इसको। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू फील दैट पोस्ट कोविड-19 ग्लोबल इकोनॉमी ऑर्डर मस्ट बी मोर बेस्ड ऑन बॉटम अप अप्रोच, गिव योर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, आइए अगले आर्टिकल पर चलते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रीसेट एंड रिफॉर्म। यहाँ पे भी कुछ टॉपिक को हमें जानना है, कुछ टर्म को जानना है, जिसमें पहला है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर। पता तो होगा आपको क्योंकि आप सभी लोगों ने आयुष्मान भारत स्कीम पढ़ा होगा, बट एक बार इसको देखते हैं बहुत ही ब्रीफ में। प्राइमरी हेल्थ केयर वो होता है जब लोग पहली बार किसी डॉक्टर से मिलते हैं, जैसे छोटे मोटे जुकाम खांसी वगैरह के लिए आप जाते हैं डॉक्टर से मिलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी हेल्थ केयर। और इसमें जितनी भी फैसिलिटीज़ आती हैं प्राइमरी लेवल पर, मोहल्ला क्लिनिक्स और गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की हुई, जो कि इसको हम प्राइमरी हेल्थ केयर में रखते हैं। अब दूसरा है सेकेंडरी। सेकेंडरी में होता है जब डायग्नोसिस होती है। सेकेंडरी में आपको अगर किसी व्यक्ति को कोई बड़ी बीमारी होती है तो उसका डायग्नोसिस होता है। और टर्शरी लेवल तब आता है जब उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। तो आपको बता दें कि आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो बेसिकली टर्शरी हेल्थ केयर के लिए है, जिसमें लोगों को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, फिर इस पर हम भी डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा है सोशल सिक्योरिटी नेट या फिर सोशल सेफ्टी नेट। इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अकॉर्डिंगली जो सरकार लेबर वर्क को या पुअर पीपल को जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स प्रोवाइड करती है, दैट इज़ कॉल्ड एज ए सोशल सेफ्टी नेट, कि आप उनको कैसे संरक्षण प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एज यू नो, इसके तहत जो गरीब लोग होते हैं उनको फूड ग्रेन्स वगैरह अवेलेबल करवाए जाते हैं। प्रधानमंत्री प्रोत्साहन योजना, ये समझना ज़रूरी है, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। 2016-17 का ये प्रोग्राम था, इसको सरकार ने लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का ये प्रोग्राम है। इसमें जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जो फॉर्मल वर्कर्स होते हैं उनके लिए पेंशन की सुविधा, पीएफ वगैरह की सुविधा, ये सब चीज़ें इसमें दी जाती हैं। आइए आर्टिकल पर चलते हैं और आर्टिकल में हम दो बातों पर फोकस करने वाले हैं। पहला, अभी देखिए सारे आर्टिकल आपको पता है जो कोविड क्राइसिस है उसी को टारगेट करके लिखा जाता है, लेकिन एक अलग अलग एंगल से लिखा जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है और उसमें जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उसको फोकस करके लिखा गया है कि अब राइट नाउ जो नीड ऑफ द आवर है वो किस चीज़ की है, हमें किस बात पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। क्या हम जो बजट का एलोकेशन है उस पर फोकस करें या बजट में जो एलोकेटेड मनी है उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या कहाँ पर खर्च हो रहा है उस बात पर फोकस करें। तो इसी पर ये पूरा आर्टिकल है। इसमें पहला पॉइंट तो ये बताया गया है कि आज जो इतना इनएडुकेसी है, इतनी दिक्कतें हैं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, उसको कैसे हम काउंटर कर सकते हैं। पहला तो इस बात पर अटेंशन दिया जाए और दूसरा ये है कि जो सेफ्टी नेट हमें प्रोवाइड करना है, जो लार्जर सेक्शंस हैं जैसे कि लेबर फोर्स है, माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो अभी तक सीन में ही नहीं थे। जब से ये क्राइसिस है तब से हम देख रहे हैं कि इतने सारे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट कर रहे हैं, तब जा कर के आपको दिख रहा है। अभी तक तो बस आप नंबर्स में पढ़ते थे, अब आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आते हैं, जिनको कि कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के तहत जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती हैं। तो उसको हमें कैसे एड्रेस करना है। Now, how present crisis is exposing these inadequacies। अभी आपको पता ही है कि अभी जो रियल सिस्टम है वो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से सरकार का जो इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल है वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। और रादर दैन कोई इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल, हमें अपने आप को जो हमारा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उसको एक्सप्लोर और एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, जिसको कि अभी तक नेग्लेक्ट किया गया। अभी तक क्या हो रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं वो ज़्यादातर इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल पर जा रही है। उनको चाहिए कि जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो उसको कैसे प्रमोट करें, यानी यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हैं जिसमें कि
ऐसी स्कीम जिसमें कि ज़्यादातर लोग इंक्लूड होते हों, उनको फोकस करने की ज़रूरत है। अब इस दौरान हम ये जान लेते हैं कि कितना स्पेंडिंग होता है हेल्थ सेक्टर पर। देखिए, अभी 2020-21 का अगर हम बजट देखते हैं तो उसमें टोटल 2.1% ऑफ द जीडीपी दिया गया है हेल्थ सेक्टर पर। बट मुद्दा ये है कि वो जो पैसे इसमें एलोकेट किए गए वो किधर खर्च होंगे, वो किस चीज़ पर खर्च होंगे, इस बात को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम टू शिफ्ट द फोकस को हमें शिफ्ट करना होगा। हमें प्राइमरी हेल्थ केयर पर फोकस करने की ज़रूरत है। यानी कि आपका जब बेस ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आप लोगों की इम्यूनिटी पर फोकस करेंगे या जो शुरुआती दौर में लोगों के प्रॉब्लम्स को काउंटर कर पाएंगे, तो जो उनकी दिक्कत है वो आगे और नहीं बढ़ेंगी। तो इसीलिए पहले तो प्राइमरी हेल्थ केयर पर फोकस किया जाए, और दूसरा कि एक सेंट्रलाइज्ड मॉडल जो है हेल्थ केयर का, उसमें स्पेंडिंग पर फोकस किया जाए, उसको री एग्जामिन किया जाए कि ये जो स्पेंडिंग होती है हेल्थ केयर की वो किस तरफ होती है। यानी कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग हैं वो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ ना जाएं। अब प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा किसकी है? माइग्रेंट लेबरर्स की है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों की है। इनकी प्रॉब्लम्स को कैसे काउंटर किया जा सकता है? दो तरीके के अप्रोच अपनाए जा सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज हो सकती है, दूसरी शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। अब लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है? तो शॉर्ट टर्म में आप सबसे पहले उनको रिलीफ प्रोवाइड करें, राइट? जो उनका इनकम लॉस हुआ है उनको वो प्रोवाइड करें। अभी जो है बहुत सारे लोगों के पास काम नहीं है और उनकी फैक्ट्री बंद है, कंस्ट्रक्शन वर्क रुका हुआ है, या जो भी छोटे लोकल लोग हैं जो वेंडर्स वगैरह हैं उनका काम रुका हुआ है, तो उनको जो लॉस हुआ है इनकम में वो प्रोवाइड कर दें। ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी होगी। दूसरा, जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स हैं वो उनको प्रोवाइड किया जाए, जैसे कि पीडीएस के थ्रू उनको फूड प्रोवाइड किया जाए। जैसे क्या होता है, बहुत सारे लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, राइट? बहुत सारे लोगों के पास वो प्रूफ नहीं है जिससे कि वो बता पाएँ कि उनको इनकम नहीं है, उनके पास खाने को अनाज नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को काउंटर करके हम उनको पीडीएस के थ्रू उनको फूड ग्रेन्स अवेलेबल करवाएं। ये भी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी का पार्ट ही है। तो फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ में क्या होगा? लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ में सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है इतने सारे लोगों को जो आज इनफॉर्मल सेक्टर में हैं उनको फॉर्मल वर्कफोर्स में लेकर के आना है। और ये जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना या ऐसी कई सारी योजनाएं जो इन्हीं के लिए लाई जाती हैं, उनको अवेलेबल करवाने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो एक मेंस का क्वेश्चन इसमें भी आपको दिया गया है, हाउ फार डू यू अग्री दैट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया? इट इज़ नेसेसरी टू इम्प्रूव द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम एंड इट मस्ट बी द मेजर फोकस पॉइंट ऑफ ऑल हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो आज आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों के क्वेश्चन दिए गए हैं। ज़रूर बताइए कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को कैसा लग रहा है डिस्कशन, और हाँ, आंसर करना मत भूलिए जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। मेंस के क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे आंसर लिखने का। कोई भी जानकारी चाहिए हो, हेल्प चाहिए हो, तो आप उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स लॉट, कीप स्टारिंग।